ऑलराइट, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू एंड आई वेलकम यू इन द स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। टॉपिक जो हम आज कवर करेंगे, इट्स अ समरी ऑफ ऑल टॉपिक। व्हाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी द एनालिसिस ऑफ एग्जाम। एनटीए के एग्जाम हो रहे हैं और उसमें हमने कल देखा था पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम कैसा था पेपर और किस तरीके से पैटर्न बन रहे हैं, इनको हम डिस्कशन करेंगे आज के टॉपिक में। और ये एनालिसिस क्यों जरूरी है, क्योंकि अब तो एग्जाम खत्म हो गया, फिर ये एनालिसिस क्यों? एनालिसिस इसलिए क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि ये आपकी तैयारी थी 1 साल की और इसके बारे में एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग होना आपको जरूरी है। खास करके वो बच्चे जो कि अब वो नेक्स्ट अटेम्प्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी गलतियां से, जरूरी नहीं है कि वो गलती करके ही सीखे, दूसरों की गलती से भी हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो क्या किस तरह के पेपर आए थे, क्या पैटर्न था, क्या क्या मिस्टेक्स हमने देखी और हमें किस तरीके से तैयारी करना है, इस पूरे लेक्चर का यही मोटो है कि हम एनालिसिस के थ्रू ये समझे किस तरीके का पैटर्न आ रहा है, लेवल क्या था, कितना कट ऑफ जा सकता है। ये सारी चीजें आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी रिगार्डिंग एनालिसिस। एनालिसिस क्यों जरूरी है? क्योंकि मुझे लगता है कि इससे आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिलती है आपको अपने सिलेबस के बारे में, और कहीं ना कहीं हमें एक मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे भी इस तरीके का गलती दोहराना नहीं है। मैंने ये जो एनालिसिस तैयार किया है, इट्स नॉट जस्ट ऑन द बेस्ड अपॉन माय एक्सपीरियंस ऑफ द स्टूडेंट, बट ऑल्सो मैंने बिहार के बच्चों से पूछा, क्योंकि जितने स्टूडेंट हैं वो मेरे सारे दिल्ली में हैं। तो मैंने बिहार के कुछ फ्रेंड से बात किया कि आपका पेपर कैसा था, और उन्होंने मुझे जो फीडबैक दिया उनको मैं कंपाइल करके आपके सामने रखना चाहती हूँ, ताकि आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग पता चले। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द टॉपिक। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालिसिस इन द सेंस कि हम सिर्फ यहाँ पे पेपर 2, ठीक है, पेपर 2 यानी कि सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि आपके पेपर 1 की भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि मैं पेपर 1 भी पढ़ाती हूँ। मैं आपको ये भी बताऊंगी रिसर्च से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि मैंने आपको रिसर्च के पीवाईक्यू करे हैं। मैंने आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पढ़ाए हैं, तो मैं देखूंगी टीचिंग के किस तरह से क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन थे, ये मैं आपको बताऊंगी, ताकि आपको ऑन द पॉइंट पता चले कि किस तरीके से मुझे और तैयारी को आगे ले जाना है। प्लस में हम डिस्कशन करेंगे हायर एजुकेशन से किस तरह के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये सारे टॉपिक हमने कवर अप किए थे एज अ पीवाईक्यू एनालिसिस। बाकी जो पेपर 1 के टॉपिक हैं, डीआई कैसे थे, रीजनिंग कैसे थे, ये सारे भी डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पेपर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि पेपर 1 एक कॉमन टॉपिक होता है जिसके बारे में हर कोई कंसर्न रहता है, चाहे आप लॉ के बच्चे हैं, चाहे आप सोशियोलॉजी के बच्चे हैं, चाहे आप साइकोलॉजी के बच्चे हैं, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ पेपर 1। पेपर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जनरली स्टार्ट ही आपका पेपर 1 से होता है, और पेपर 1 में ट्रेंड बनता आ रहा है कि आपका पेपर स्टार्ट होता है डीआई से। इस बार का जो डीआई आया था, ज्यादातर बच्चों ने कहा कि मैम डीआई इज लाइक अ मॉडरेट लेवल। क्वेश्चन जो आए थे वो थे आपके परसेंटेज से क्वेश्चन, ना ज्यादा टफ थे और ना ही ज्यादा हार्ड थे। एक तरीके से हम कहें इट्स अ मॉडरेट लेवल, इट कैन बी डुएबल, किया जा सकता था। बट जब हम बात करें बैलेंस, टाइमिंग बैलेंस करने की, इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। और इसी वजह से मैं कहती हूँ कि डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये दोनों हमारे साथ क्या करते हैं, इट्स ऑल अबाउट टाइम बैलेंस। अगर जिस बच्चे ने टाइम बैलेंस करना सीख गया, तो ये दोनों टॉपिक आपके 5 मार्क्स, 5 क्वेश्चन यहाँ से और 5 क्वेश्चन यहाँ से, दैट बोथ कैन बी मेक आउट योर पेपर 1, ये दोनों आपके पेपर 1 को ऊपर उठा सकते हैं। तो जो बच्चे शुरुआत में ही डीआई लगाना चालू कर दिए थे, उनके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टाइम कम मिला, और जो बच्चे थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली हिले, उन्होंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से स्टार्ट किया, लास्ट में वो डीआई में थोड़ा सा अच्छा खेल गए। तो इस तरीके से उन्होंने इनिशिएट ही क्या किया था, इनिशिएटेड विद द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिससे उनको डाटा इंटरप्रिटेशन में थोड़ी सी टाइमिंग देखने को मिली। या फिर मैथमेटिकल रीजनिंग में जब हम क्वेश्चन देखते हैं, दैट कैन बी इजिली, जनरली आपके नंबर सीरीज से क्वेश्चन आए थे और आपको यहाँ पे पैटर्न देख करके फिलअप करना था, इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो ज्यादातर बच्चों ने स्टार्ट है डीआई से किया, मैथमेटिकल पोर्शन से किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैथमेटिकल पोर्शन उनका स्ट्रांग है। फिर लास्ट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी आप देखो, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला टॉपिक था, उन्होंने ये भी बताया कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इट्स नॉट सो डिफिकल्ट, दोनों भाषाओं में समझी जा सकती थी। हिंदी मीडियम वाले ने, बच्चे ने बताया कि सरल भाषा में थी। तो ये सारे उन्होंने फीडबैक दिए। लेकिन स्टार्ट कैसे करना है, अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट 1 आवर,
और 1 आवर में पूरे पेपर को करना इट्स अ चैलेंजिंग। आपके 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करना इट्स नॉट अ इजी, जब आपको हर चीज को एनालिसिस करना है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है वो है टाइम मैनेजमेंट। और क्योंकि इसके करने के बाद आपके पेपर 2 भी रह जाते हैं और वहां पे आपकी इंतजार करने हैं 100 क्वेश्चन 120 मिनट में। सो इट्स ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। और जो भी बच्चे मॉक का प्रैक्टिस करते हैं दे कैन इजिली मैनेज द टाइम। और मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में स्पेसिफिकली वेबिनार में बता दिया था कैसे आपको टाइम मैनेज करना है। सो आई होप कि जो बच्चे टाइम मैनेजमेंट सीखे होंगे दे कैन इजिली प्ले विद द DI एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। दूसरी चीज हम बात कर रहे हैं कि जब हम पेपर 1 की बात करते हैं ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि पेपर 1 कैसे आए थे, क्योंकि जनरली हम बात करते हैं ICT, कम्युनिकेशन के टॉपिक या फिर एग्जाम्पल की वैसे टॉपिक जो मैं आपका क्लास नहीं लेती हूँ। दीज आर ऑल सम लॉजिक बेस्ड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, वो उतने भी टफ नहीं थे। इफ यू हैव अ लॉजिक और कामनेस यू कैन इजिली अप्रोच टू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दीज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। नाउ हम बात करते हैं वैसे टॉपिक की जो मैंने आपके लिए थे। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, लेट्स हैव एनालिसिस। टीचिंग एप्टीट्यूड के मैंने आपके टॉपिक लिए थे। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में जनरली हम देखें तो आपके थियरी से यहाँ पे कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। लर्निंग थियरी से जैसे मैंने आपको बताया था पियाजे और ये सब आपको पढ़ के जाना है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आए थे वो लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आए थे, लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक प्लस में एडोलसेंस और अडल्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछे गए थे। और उसके बाद जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में किस तरह के क्वेश्चन आए थे। रिसर्च में जनरली आपके साइटेशन से क्वेश्चन आए थे, जैसे आपके APA साइटेशन का क्या क्या फीचर है, तो साइटेशन से आपके क्वेश्चन आ रहे थे। साइटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके जाना है। फिर उसके बाद कुछ ज्यादातर रिसर्च में हम देखें तो यहाँ पे आपकी साइटेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन से इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन आए थे, खास करके वो आपके तक्षशिला के इंपॉर्टेंट स्कॉलर कौन कौन थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था पाणिनि, ये सब आपको याद करके जाना है। तो तक्षशिला के स्कॉलर से क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे क्वेश्चन बने थे जब हम टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च और हायर एजुकेशन की बात करते हैं। दीज आर द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग जो कि मुझे फीडबैक से पता चला। अब हम थोड़ा पेपर 2 के बारे में मूव ऑन करते हैं। पेपर 2 में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। और मैं अपने आने वाले जो नेक्स्ट बैच के जो स्टूडेंट हैं उनसे भी मैंने ये दरख्वास्त करना चाहूंगी, अपना सिलेबस लेके बैठ जाइए और उन टॉपिक को नोट डाउन करते जाइए कौन कौन से टॉपिक बन रहे हैं। एक चीज और रिगार्डिंग पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 इज ऑल अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, जहां पे आपको सारे सिलेबस करके जाने ही जाने हैं। पेपर 2 की जब हम बात करें, पेपर 2 इज ऑल अबाउट PYQ। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप PYQ, और मुझे जहां तक फीडबैक से पता चला कि अगर आपने 10 साल का 10+ ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया है, यू कैन इजिली टैकल द क्वेश्चन आंसर। चाहे आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं, बट वहां से क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। तो ये सारे जब हम PYQ एनालाइज करेंगे दे कैन यूजली गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर। सब्जेक्ट वाइज PYQ और टॉपिक वाइज PYQ कीजिए। और इसी को देखते हुए मुझे ये रियलाइज हुआ PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप पूरा सिलेबस ही क्यों ना गो थ्रू आउट कर ले, बट जब तक से आपको PYQ के बारे में अंडरस्टैंडिंग नहीं चलेगा यू हैव अ नो बेटर आइडिया कि मुझे किस तरीके से उस टॉपिक को अप्रोच करना है। दैट्स वाई मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं पॉलिटिकल साइंस को स्टार्ट ही कैसे करूंगी, PYQ को आपको सीरीज दूंगी ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और इसी वजह से कल की जो हमारी बैच होगी, कल की जो क्लास होगी, इट्स ऑल अबाउट द इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में हम बात करेंगे। ये तो बात हो गई पेपर 2 के बारे में, कैसे हमें तैयार करना है और कहाँ से तैयारी करनी है। लेट्स गो टू द सिलेबस ऑफ पेपर 2 और वहां पे देखिए कौन कौन से टॉपिक जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहे थे आपके इस बार के एग्जाम में। सो लेट्स हैव एनालिसिस। ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। आप भी मेरे साथ नोट डाउन करते रहिए कौन कौन से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट थे। जब हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल थियरी के, तो इस बार जो क्वेश्चन आए थे इट्स ऑल अबाउट, जो क्वेश्चन आए थे आपके वो थे आपके लिबर्टी से क्वेश्चन पूछा गया था इस बार। आप भी इसको नोट डाउन करते जाइएगा। इक्वालिटी से क्वेश्चन ज्यादातर नहीं आए थे। जस्टिस, राइट, डेमोक्रेसी,
डेमोक्रेसी के इंपॉर्टेंट थिंकर आए थे, रॉबर्ट डाल, ये सारे थिंकर आपसे पूछे जा सकते थे, थिंकर और उनके बुक से क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद हम बात करें पावर और सिटीजनशिप। नेक्स्ट जब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स हैव एनालिसिस। ठीक है, आगे हम बढ़े तो लिबरलिज्म, जब हम बात कर रहे थे लिबरलिज्म से भी क्वेश्चन आए थे, आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ गए थे लिबरलिज्म से, तो ये सारे थियरी आप जरूर पढ़ के जाओगे। सोशलिज्म से क्वेश्चन नहीं आए थे, मार्क्सिज्म खास करके नियो मार्क्सिज्म, ये आप पढ़ के जाओगे, मार्क्स की थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है और वहां से क्वेश्चन बने थे। फेमिनिज्म आप जरूर पढ़ के जाओगे, खास करके फेमिनिस्ट थिंकर के बारे में क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनको आपको कवर करना है ताकि आपके नेक्स्ट एग्जाम में इन पैटर्न पे आप ज्यादा ध्यान दो। फिर उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल थॉट में, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहां से क्वेश्चन बने थे इस बार पॉलिटिकल थियरी में। पॉलिटिकल थॉट की जब हम बात करें तो इंपॉर्टेंट थिंकर आपको देखने को मिले थे जहां से क्वेश्चन बन रहे थे। इट्स ऑल अबाउट ग्रामसी, इनके बुक के नाम आए हुए थे, फ्रेंच फैनों की बुक के बारे में आया हुआ था। तो यहां से वेस्टर्न थिंकर से क्वेश्चन आए थे, आपके वेस्टर्न थिंकर से यहां से क्वेश्चन आए थे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है जब आप वेस्टर्न थिंकर की बात करते हैं। फिर उसके बाद हम जो देख रहे थे वेस्टर्न थिंकर के बाद इंडियन थिंकर बहुत ही एग्जाम हो जाते इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप इंडियन नेशनल लेवल के एग्जाम देने जाते हो। तो वहां पे जो क्वेश्चन आए थे वो थे आपके, खास करके आपको जो पढ़ के जाना है कबीर के बारे में। कबीर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके सारे थॉट्स, इनको अलग अलग नाम से जाना गया था और वो नाम किसने दिया, इस तरह से क्वेश्चन बने हुए थे। फिर उसके बाद हम बात करें तिलक के बारे में क्वेश्चन आए हुए थे, बाल गंगाधर तिलक से भी ऑप्शन में आपको एलिमिनेशन के रूप में देखने को मिला था, तो उनके थॉट्स भी पढ़ के आपको जाना है। स्वामी विवेकानंद के बारे में भी क्वेश्चन आए हुए थे, इनको भी आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है जब आप नेक्स्ट टाइम एग्जाम में अपीयर हो तो। रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैंने आपको बताया भी था कि आप रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बारे में और खास करके आपको राम मनोहर लोहिया के बारे में पढ़ के जाना है। और यहाँ से इनके बुक के बारे में क्वेश्चन आ गया था, गांधी जी के बुक के बारे में सीधे सीधे क्वेश्चन आया था कि इनके बुक का नाम बताइए। राम मनोहर लोहिया के थॉट्स के बारे में आपसे क्वेश्चन बने हुए थे। पेरियार के बारे में क्वेश्चन आया था आपके। और जब हम बात करते हैं सावरकर, सावरकर के बारे में क्वेश्चन आए हुए थे और उनके बुक के बारे में, उनके आइडियाज के बारे में इस तरह से आपके क्वेश्चन आए थे। बी आर अम्बेडकर से भी क्वेश्चन आए हुए थे। और फिर उसके बाद इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में जब हम बात करते हैं तो इस तरह से क्वेश्चन, प्लस में बर्नी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कबीर और बर्नी, इनको छोड़ के नहीं जाना है। फिर उसके बाद जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ पे जो हमें देखने को मिला था वो था क्या, डीकोलोनाइजेशन, नेशनलिज्म, यूरोपियन, नॉन यूरोपियन, स्टेट थियरी, और यहाँ पे आप देखोगे थियरी ऑफ इलीट, यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ था। फिर उसके बाद जब हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, एंड ये आया हुआ था ब्यूरोक्रेटिक थियरी के बारे में। ठीक है, तो इसको आप जरूर देखना, ब्यूरोक्रेटिक थियरी से क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कौन किसने दिया। फिर उसके बाद आप देखोगे तजाकिस्तान की प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में पूछा गया था कि किस तरह की गवर्नमेंट थी, ये क्वेश्चन आपसे बना हुआ था लास्ट टाइम, इस टाइम पे, जहां तक कि सारे बच्चों ने हमें फीडबैक के रूप में बताया। फिर उसके बाद हम देखें तो ये आप पढ़ के जाना, स्ट्रक्चर ऑफ इलीट, पावर इलीट थियरी, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन चुके थे। एनजीओ के बारे में इस बार, बट रेवोल्यूशन के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है, रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन आपके बने हुए थे। आगे जब हम बढ़ते हैं तो आगे आप देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन में, खास करके जब हम बात करते हैं थियरी से, इस बार आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए थे और आपको पूछा गया था ये किस थियरी से संबंधित है, और इसमें रियलिस्ट थियरी जो था वो आपको देखने को मिला। पूछा गया था कि जब हम पावर की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन से थिंकर थे, किसिंजर, हंस मॉर्गेनथाउ, और ये सारे ऑप्शन दे रखे थे और आपको बताना था ये किससे संबंधित है। फिर उसके बाद हम देख रहे थे सॉवरेनिटी से इस बार क्वेश्चन नहीं बने थे। यूनाइटेड नेशन से क्वेश्चन आए थे, इसके ऑर्गन के बारे में कौन कौन शामिल है, इंडिया का इसमें रोल एक तरीके से पूछा गया था।
फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं WTO, यहां से क्वेश्चन आए थे। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, खास करके उसके मैच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड ईयर, SCO का एस्टैब्लिश ईयर, आसियान का एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ये बार बार आते हैं और इस बार इसी से क्वेश्चन बने थे। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं पॉवर्टी, डेवलपमेंट, कल्चर, रोल ऑफ रिलीजन, यहां से क्वेश्चन नहीं देखने को मिले थे इस बार। फिर उसके बाद जब हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आए तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आप देखोगे चाइना से संबंधित क्वेश्चन बने थे। चाइना और इंडिया और चाइना का रिलेशनशिप से क्वेश्चन बना था कि इंडिया चाइना रिलेशनशिप में हिंदू चीनी भाई भाई वाला कॉन्टेक्स्ट नेहरू के टाइम पे क्या था, और इस तरीके से आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए थे और आपको बताना था कौन सा सही था। प्लस में आप देखो फेमिनिज्म में, ठीक है, जब हम वेस्टर्न थिंकर के बारे में बताएं तो फेमिनिज्म में मनु के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन आ गया था कि किसने कहा कि मनु की जो थियरी है उनसे कुछ संबंधित क्वेश्चन आ गए थे। तो फेमिनिज्म और मनु को क्वेश्चन मिला करके पूछे गए थे। फिर उसके बाद नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट से आपको अरेंज करना था किस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी गवर्न हुई, एक तरीके से वहां पे क्वेश्चन आपके बन गए थे। तो आपको अगर कॉन्टेक्स्ट पता होगा यू कैन इजिली एलिमिनेट दिस। आगे जब हम बढ़े, आगे किस तरह से क्वेश्चन आए थे, आसियान, ब्रिक्स, ठीक है, अफ्रीकन यूनियन। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन आए थे एक बार कोपेनहेगन। अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट भी पढ़े होंगे, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर आपसे पूछा गया था। बट आप यहां से भी इजिली कैन हैंडल दिस कि अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट चेंज में कौन कौन से मेजर नेगोशिएशन हुए थे और किस ईयर में हुए थे, यू कैन इजिली हैव दिस आइडिया। फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी जो मेजर अमेंडमेंट से, मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, खास करके आपके गोलकनाथ पूछा गया था, ये किस अमेंडमेंट के तहत है, 24, 25, 26। तो एग्जैक्ट आपको पता होना चाहिए, एक तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। फिर उसके बाद अगर मुझे याद है और भी ज्यादा जो क्वेश्चन मुझे फीडबैक के थ्रू मिला वो था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो रिडिक्शन पूछा गया था, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन किस आर्टिकल के तहत आता है, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। अगेन व्हेन वी मूव फॉरवर्ड हमें क्या देखने को मिलता है, हाई कोर्ट से क्वेश्चन आए थे, कैग से रिलेटेड एक तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे, कैग के इंपॉर्टेंट फंक्शन आपको देखने को मिले थे। और फिर उसके बाद गवर्नर के कुछ क्वालिफिकेशन पूछे गए थे कि एक गवर्नर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि एक गवर्नर का आइडियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, 1 2 1 2 3 1 and 3, इस तरह से आपको एलिमिनेट करके बताना था। और आगे हम देखते हैं तो यहाँ पे आपके कंस्टिट्यूएंसी और शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए थे। अब थोड़ा सा हम पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया देख ले, सोशल मूवमेंट, सिविल सोसाइटी ग्रुप, रीजनलाइजेशन, सब स्टेट रीजन, डिमांड, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, इक्वालिटी, रिप्रेजेंटेशन। तो ये सारे, अच्छा एक चीज आप याद रखोगे, खास करके इंपॉर्टेंट थिंकर जैसे कि रजनीश कोठारी, ये सारे क्वेश्चन उनके बुक, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर से बन रहे थे कि इनके बुक कौन कौन से हैं। खास करके जब हम पॉलिटिक्स, पार्टीज की बात करते हैं, पार्टी सिस्टम से क्वेश्चन आए थे और उनके इंपॉर्टेंट थिंकर और उनके क्रिटिक ग्रेवरी। फिर उसके बाद ये सारे क्वेश्चन बने थे, फेडरलिज्म, ठीक है, क्यों उसको हम यूनियन कहते हैं, ये सारे बेसिक चीजें आपको क्वेश्चन बने थे और उसके इंपॉर्टेंट थिंकर कौन थे, बुक्स किसने लिखा, यहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। एक चीज जो मैंने नोटिस किया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जनरली बच्चे छोड़ के जाते हैं, आपके वुड्रो विल्सन से क्वेश्चन बन रहे थे, वुड्रो विल्सन और इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल थिंकर से आपके क्वेश्चन बन रहे थे। अगर आपका थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, यू कैन इजिली एलिमिनेट थ्रू द ऑप्शन। तो यहां से जो क्वेश्चन आपको देखने को मिला था वो था क्या, वो था आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट से कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। प्लस में थियरीज एंड प्रिंसिपल में साइंटिफिक मैनेजमेंट थियरी, ह्यूमन रिलेशन थियरी, बार बार आपसे मायो के बारे में पूछा जा रहा था, मैक्स वेबर के ब्यूरोक्रेटिक थियरी के बारे में आपसे पूछा गया था। दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले से पढ़ने से पहले ये सारी चीजें आप एज ए बेसिक के रूप में पढ़ते हो।
फिर उसके बाद जब हम देखें चेस्टर बर्नार्ड से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और क्या आया था, और आप देखोगे इंपॉर्टेंट थिंकर खास करके आप टेलर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, टेलर के बारे में, पॉलेट के बारे में, ये सारे क्वेश्चन आपके आए हुए थे। और इस थिंकर को आपको पढ़ के जाना है और उनके मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। प्लस में एक क्वेश्चन आया था अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड, क्वेश्चन आया था। अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस, इस तरह के क्वेश्चन आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बने थे। फिर उसके बाद जब गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी में हम देखें तो यहाँ पे आप देखोगे अकाउंटेबिलिटी से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग जो इस बार उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में आपको बना के पूछे थे। पंचायती राज सिस्टम से इस बार क्वेश्चन आया था कि स्टेट का पंचायती राज सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बने थे। डिसेंट्रलाइज प्लानिंग के बारे में भी क्वेश्चन एक आया हुआ था। प्लस में आप देखोगे ई गवर्नेंस के बारे में, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीजें आपसे पूछी गई थी। तो इस तरह के क्वेश्चन आप देखोगे खास करके आपके पॉलिटिकल साइंस में बने थे। तो एक तरीके से आपके हर टॉपिक को उन्होंने टच करने की कोशिश की थी ताकि बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ के जाए। ये नहीं कि मान लीजिए कि आपने सिर्फ पॉलिटिकल थियरी पढ़ के गई या फिर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के जाओगे, यू कैन इजिली क्रॉक दिस। पूरे 10 टॉपिक से आपको हर तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे जिसके बारे में आप करंट अभी फॉर एग्जाम्पल आपके क्वेश्चन आ गए थे कि जो अभी अमेंडमेंट हुआ जिसमें गर्ल्स को राइट देने की बात की थी, रिजर्वेशन की मांग की गई थी, तो उसके आधार पे 4 आपको स्टेटमेंट दिए गए थे कि कौन कौन से पहले में था, अभी कौन कौन से नए अमेंडमेंट आ गए। तो एक तरीके से करंट अफेयर से जो अमेंडमेंट अभी करंट अफेयर में चल रहे हैं वहां से क्वेश्चन आपके देखने को मिले थे। तो ये थे कुछ पेपर 2 के बारे में एनालिसिस, और इस तरह से क्वेश्चन आपके पुटअप हुए। मैं ये बातें आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि एग्जाम तो खत्म हो गया, अब इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा आने वाले बच्चों को होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लीजिए कि जून का अटेम्प्ट देने जा रहे हो तो आपके दिमाग में एक आइडिया बनेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको ये सारे पेपर तब तक अवेलेबल हो जाए। अगर किसी का आंसर की अगर कोई शेयर करना चाहे दैट विल बी फाइन, बट हर बच्चों के पास आंसर की नहीं होते हैं या फिर हर बच्चों के पास लेटेस्ट गाइड नहीं रहते हैं। तो थ्रू दिस एनालिसिस यू हैव आइडिया कि अगर मान लीजिए कि इस बार गांधी जी आए थे तो हम मुझे इस बार गांधी नेहरू जी के बारे में भी क्वेश्चन बन रहे थे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाने हैं ताकि आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रहे सिलेबस के बारे में। और मैंने आपको बताया एनालिसिस इन द नॉट सेंस कि आप पास्ट को याद करो, इट्स ऑल अबाउट कि आपको ये फ्यूचर में गलती नहीं करनी है। और जरूर नहीं है कि हर बार आप अटेम्प्ट दे के ही क्या करो गलतियां सीखे। एक तरीके से हम दूसरे की गलतियों से भी क्या कर सकते हैं, वी कैन हैव अ अंडरस्टैंडिंग। नाउ ये सब तो बातें हो गई पेपर 1 के बारे में और पेपर 2 के बारे में। नाउ लेट्स हैव अ आइडिया कि जब हम पेपर 1 और पेपर 2 के बारे में इतना कुछ समझ गए तो हम किस तरीके से इसको अप्रोच करें ताकि आने वाला जो अटेम्प्ट हो दैट विल नॉट गोइंग टू बी इन वेन। ठीक है, सबसे पहले हम पेपर 1 के बारे में बात करें। पेपर 1 के बारे में मैंने आपको बार बताया, इट्स अ वेरी स्टैटिक टॉपिक। सारे पोर्शन आपको दिए रहते हैं। डीआई और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको हर दिन प्रैक्टिस करने हैं, खास करके जब आपके एग्जाम 10 दिन नियर आ रहे हैं। ट्राई टू सॉल्व 1 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेली एंड 1 डीआई डेली, ये मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं और किस तरीके से अप्रोच करना है, तो आप इस स्टैटिक पोर्शन को कवर करके जाएं, क्योंकि बिना कवर किए देयर इज अ नो स्कोप। ठीक है, क्वेश्चन जैसा भी हो, किसी ने कहा बहुत भारी है, किसी ने कहा आउट ऑफ द सिलेबस है, इट डजेंट मैटर। अगर आपने पेपर 1 को अच्छे से कवर कर लिया, यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, यू कैन इजिली एलिमिनेट द आंसर, और इस तरीके से आप अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। Elimination is the key. Your presence of mind to attempt the paper 1 is very important. Calm and composed way is the easily way to go through this. So it doesn't matter कि अब ये कहना कि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था या फिर पेपर इस बार टफ था या फिर पेपर इस बार इजी था। इट्स ऑल अबाउट कि आपने उस टॉपिक को, उस पोर्शन को कितना कवर किया है। दूसरी बात, पेपर 2 को कैसे अप्रोच करना है। अगर मुझे ये लगता है कि आपको क्या करना है पेपर 2 के लिए, पीवाईक्यू को कभी छोड़ के नहीं जाना है, अंडरस्टिमेट नहीं करना है। पीवाईक्यू चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, जरूर आपको पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं। और एग्जाम के 4 दिन 5 दिन पहले हैव अ एनालिसिस ऑफ मॉक, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट का एक आइडिया हो कि मुझे किस तरीके से पेपर में टाइम को मैनेज करना है। क्योंकि मैंने देखा पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि मैम टाइम नहीं मिला,
या फिर बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने। और एक चीज आपको मैं बता दूं, जब भी आपको टाइम ना मिले, अगर ऐसा लग रहा है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, छोड़ के नहीं आना है, हर किसी को भर के आना, बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। सो आपको हर चीज क्या करना है, अटेम्प्ट करके आना है। टाइम कैसे मैनेज करना है, इट्स ऑल अबाउट द मॉक। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर 2। ठीक है, जब हम कट ऑफ की बात करते हैं, कट ऑफ का क्या आइडिया है, जिस तरीके से इस बार का पेपर आया था, देयर इज अ यूजुअली, जब हम लास्ट साल की बात करें, कट ऑफ जो गया था आपके कैटेगरी वाइज, कैटेगरी वाइज जब हम जनरल की बात करें, इट्स ऑल अबाउट 220 के अराउंड। इस बार हो सकता है कि क्वेश्चन, क्योंकि स्टैटिक आया था, फैक्चुअल आया था, देयर इज अ चांसेस कि अगर वो ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 240 तक कट ऑफ जाएंगे। क्योंकि ये मैं जनरल की बात कर रही हूँ कि अगर मान लीजिए कट ऑफ जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस बार इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्टूडेंट अपीयर्ड। इस बार बहुत से ज्यादा स्टूडेंट अपीयर हुए थे, तो उस हिसाब से क्या हो सकता है, कट ऑफ या फिर क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, उन दोनों को एनालिसिस करके क्वेश्चन अगर कट ऑफ अगर जाएगा भी जाएगा, तो इट्स अलाउड +20 हो सकता है कि वो बढ़े। तो 180 ये आपका जनरली ट्रेंड बन रहा है पिछले साल से, 180 से लेकर के आपके 240 तक कट ऑफ जाने के चांसेस हैं, अगर क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द एनालिसिस पेपर 1 पेपर 2 के बारे में, ताकि एक आपको एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, एक जस्ट मिल जाए कि मुझे किस तरीके से अप्रोच करना है। अगर मैंने दिसंबर में कोई मिस्टेक किया है, या फिर मान लीजिए कि आपके भैया दीदी ने कोई मिस्टेक किया है, what you have to do to make your attempt more fine and more best. So this is all about the strategy analysis of both paper 1 and paper 2. Till then, just keep preparing and keep reading the UGC net. Thank you.